जय हिंद। स्वागत है आपका द जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करने वाले हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात किया हुआ था। तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लें। तो आइए देखते हैं उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में। ये जो न्यायालय संबंधी प्राविधान हैं यानी भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की बात की गई है, ये अमेरिका के संविधान से इसका प्राविधान लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्राविधान लिया गया है। यानी भारत में चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इन सब का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 पढ़ेंगे। आर्टिकल 214। अनुच्छेद 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा यानी उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये अनुच्छेद 214 में कहा गया है। जबकि अनुच्छेद 124 पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। तो दोनों में अंतर देखते हुए चलेंगे। अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। और हाई कोर्ट में नियुक्तियां कैसे होती हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए, उसको देखते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी योग्यता से। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहली तो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए और किसी लाभ के पद पे ना हो। ये तो सामान्य योग्यताएं हैं जो लगभग सभी पदाधिकारियों में मांगी जाती हैं कि भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पे ना हो। लेकिन जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पे रहा हो या कम से कम 10 वर्षों तक वकालत किया होना चाहिए। यानी भारत में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने का प्राविधान है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक वकालत किया हो या कम से कम 10 वर्षों तक किसी न्यायिक पद पे अगर कोई व्यक्ति रहा हो तो वो हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। और ये नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों की नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करता है। यहाँ पे हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, जिसको कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई उसी को कहते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसको सीजेआई कहते हैं यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो, और उस राज्य का राज्यपाल, जिस राज्य का हाई कोर्ट है, राज्य के राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे ये राष्ट्रपति क्या करता है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो परामर्श कौन करता है, परामर्श कौन देता है हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यपाल, ये दोनों परामर्श देते हैं। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और वर्तमान समय में कितने हाई कोर्ट हैं भारत में? तो 25 हैं। इसके बारे में अभी देखेंगे। आप देखेंगे जो कार्यकाल है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल, वो न्यूनतम कितना होगा ये नहीं निर्धारित किया गया है। जैसे आपने पढ़ा होगा राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, तो इसमें हाई कोर्ट में न्यूनतम कार्यकाल नहीं निर्धारित किया गया है कि कितने वर्ष कार्य करेंगे। लेकिन जो पदावधि की बात की गई है, पदावधि, ये पदावधि बताई गई है कि जो भी न्यायाधीश होगा वो 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की उम्र तक कार्य करेगा, न्यायाधीश के पद पे रहेगा। तो पदावधि की बात की गई है कि 65 वर्ष तक कोई भी पदाधिकारी, कोई भी न्यायाधीश अपने पद पे रह सकता है, लेकिन न्यूनतम की बात नहीं की गई है भारतीय संविधान में। और आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि न्यूनतम पदावधि की बात नहीं की गई है। 65 वर्ष की आयु तक कोई भी न्यायाधीश अपने पद पे बना रह सकता है। लेकिन इनको शपथ कौन दिलाता है?
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो शपथ राज्यपाल दिलाता है। राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाई जाती है। और पदच्युत यानी पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से उनको हटाया कैसे जाएगा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों, सबको हटाने की सिर्फ एक प्रक्रिया है, वो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जिसको क्या कहते हैं? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के न्यायाधीशों को हटाने की एक ही प्रक्रिया है। यहाँ हम हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं तो हाई कोर्ट में भी महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाता है न्यायाधीशों को। और अभी तक देखेंगे 2 न्यायाधीश हैं जिनके ऊपर ये महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है, लेकिन वो पारित नहीं हो पाई, जिसमें देखेंगे वी रामास्वामी और सौमित्र सेन। ये 2 ऐसे न्यायाधीश रहे हैं भारत में हाई कोर्ट के, जिनके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया उनको हटाने के लिए लगाई गई थी, लेकिन ये पारित नहीं हो पाई थी। सौमित्र सेन और वी रामास्वामी, सौमित्र सेन और वी रामास्वामी के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा चुकी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश ये रह चुके हैं। और त्यागपत्र ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश किसको देते हैं? तो त्यागपत्र राष्ट्रपति को देखते हैं। आप देख रहे हैं राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त कर रहा है, राज्यपाल और भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे, और भारत का राष्ट्रपति ही त्यागपत्र भी स्वीकार करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का, चाहे मुख्य न्यायाधीश हों चाहे अन्य न्यायाधीश हों। और देखेंगे वेतन। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को वेतन अनुसूची 2 के तहत दिया जाता है। किसी भी पदाधिकारी को वेतन हमेशा अनुसूची 2 के तहत ही दिया जाता है। और आप देख रहे हैं ये जो हाई कोर्ट है ये राज्य का न्यायालय है, यानी प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट का प्राविधान किया गया है, यानी वो राज्य के अंतर्गत होता है हाई कोर्ट। भले ही उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो होता कहाँ का है? राज्य का होता है। इसीलिए देखेंगे राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। किसको? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न पूछा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पेंशन कहाँ से दी जाती है? तो इसको हमेशा ध्यान रखेंगे कि पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। वेतन कहाँ से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ से कन्फ्यूजन होता है, यहाँ से हमेशा भूल हो जाती है कि राज्य की संचित निधि से अगर वेतन दिया जाएगा तो पेंशन भी, लेकिन ऐसा नहीं है। पेंशन भारत की संचित निधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को दी जाती है, जबकि वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और वर्तमान समय में भारत में जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2.5 लाख रुपए प्रति माह होता है, जबकि अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख यानी 2,25,000 रुपये प्रति माह होता है। अन्य न्यायाधीशों का वेतन कितना? 2.25 लाख यानी 2,25,000, और 2.5 लाख रुपए किसका? मुख्य न्यायाधीश का वेतन होता है। और देखेंगे एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, एशिया का चाहे पूछे चाहे भारत का पूछे, अगर भारत का पूछे तो भारत भी तो एशिया में ही है ना, तो भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट या एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट या एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने खंडपीठ हैं? तो एक ही खंडपीठ है लखनऊ में। ठीक, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कितने खंडपीठ? एक ही खंडपीठ है। लेकिन एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना सन 1966 में की गई थी। सन 1966 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कमलनाथ वर्मा हुए। कमलनाथ वर्मा हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश। कहाँ के हाई कोर्ट के? इलाहाबाद के, यानी भारत के सबसे बड़े हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पहले कौन हुए? कमलनाथ वर्मा। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? एशिया का, भारत का। और पहले मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के कौन हुए? तो कमलनाथ वर्मा हुए। ये तो हो गया सबसे बड़ा न्यायालय भारत का या एशिया का। लेकिन सबसे छोटा न्यायालय अगर पूछे कि कहाँ का है, तो गुवाहाटी का सबसे छोटा न्यायालय है। कहाँ का?
गुवाहाटी का। गुवाहाटी का सबसे छोटा न्यायालय है, हाई कोर्ट सबसे छोटा गुवाहाटी का है। और गुवाहाटी आप देखेंगे इसमें सबसे ज़्यादा खंडपीठ हैं। आपने देखा सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है इलाहाबाद है, और इलाहाबाद में सिर्फ एक ही खंडपीठ लखनऊ है। लेकिन जो सबसे छोटा न्यायालय है गुवाहाटी, उसके 4 खंडपीठ हैं। सबसे ज़्यादा खंडपीठ वाला अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा खंडपीठ वाला हाई कोर्ट कौन सा है, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट सबसे अधिक खंडपीठ वाला हाई कोर्ट है। और सबसे छोटा भी कौन है, गुवाहाटी का न्यायालय हाई कोर्ट है। और गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में की गई थी। देखिए स्थापना, अगर जिस स्टेट से आप हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट की स्थापना के बारे में, उस हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम महिला, प्रथम दलित, इन सब के बारे में विशेष रूप से पढ़ लीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछता है अगर स्टेट से हैं। अदरवाइज आप इलाहाबाद और सबसे छोटे न्यायालय, सबसे छोटे हाई कोर्ट गुवाहाटी, यहाँ के बारे में ज़रूर देख लेंगे। तो आपने देखा गुवाहाटी सबसे छोटा, एशिया का सबसे बड़ा इलाहाबाद न्यायालय। गुवाहाटी की स्थापना कब, 1948 में, और इलाहाबाद की 1966 में। ठीक है, इलाहाबाद के एक ही खंडपीठ है जबकि गुवाहाटी के 4 खंडपीठ हैं। और देखेंगे केंद्र शासित राज्य दिल्ली, केंद्र शासित राज्य दिल्ली एकमात्र राज्य है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सा एकमात्र राज्य है भारत का जिसका अपना खुद का, कौन सा एकमात्र भारत का केंद्र शासित राज्य है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। तो केंद्र शासित राज्य दिल्ली है जिसका अपना खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, तो दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट है, यानी दिल्ली भारत का केंद्र शासित राज्य है और दिल्ली में हाई कोर्ट है। ठीक है, और देखेंगे हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट की कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला कौन हुई, तो लीला सेठ। और ये भी प्रश्न पूछता है कि लीला सेठ कहाँ की मुख्य न्यायाधीश पहली नियुक्त की गई, तो वो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश, महिला मुख्य न्यायाधीश हुई थी। तो चाहे पूछे भारत की हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो लीला सेठ, और लीला सेठ किस हाई कोर्ट में पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में लीला सेठ पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई थी। और देखेंगे भारत में लोक अदालत की स्थापना सबसे पहले 1985 में की जाती है। 1985 में सबसे पहले भारत में लोक अदालत की स्थापना, और भारत में जनहित मुकदमा के जनक कौन माने जाते हैं, पी.एन. भगवती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि भारत में जनहित मुकदमा के जनक कौन हैं, तो पी.एन. भगवती। पी.एन. भगवती को भारत में जनहित मुकदमा का जनक माना जाता है। और भारत में ग्राम न्यायालय की स्थापना 2 अक्टूबर सन 2009 को की गई थी। भारत में ग्राम न्यायालय की स्थापना कब की गई, 2 अक्टूबर 2009 को। और जनहित मुकदमे के जनक कौन माने जाते हैं, पी.एन. भगवती। और लोक अदालत की स्थापना 1985 में की गई। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, हाई कोर्ट से रिलेट नहीं करते, फिर भी इसको आप ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है। ये पी.एन. भगवती वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये रिपीट करता है क्वेश्चन कि भारत में जनहित मुकदमे के जनक कौन है, पी.एन. भगवती हैं। और देखेंगे परिवार न्यायालय यानी फैमिली कोर्ट जो होता है, इसकी सबसे पहले स्थापना राजस्थान के जयपुर में की गई थी। राजस्थान के जयपुर में फैमिली कोर्ट यानी परिवार न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी। और वर्तमान समय में हमने आपको बताया कि 25 न्यायालय हैं। इससे पहले 24 हाई कोर्ट थी। 2019 से पहले कितने हाई कोर्ट थे, 24 हाई कोर्ट थे, लेकिन वर्तमान समय में 25 हाई कोर्ट हो चुके हैं। और 25वां हाई कोर्ट 1 जनवरी 2019 को अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया। कब, 25वां हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश के अमरावती में। और ये अमरावती आंध्र प्रदेश की नई राजधानी भी है। तो अमरावती में 25वां हाई कोर्ट स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया,
1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां हाई कोर्ट, देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। और इस उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए उनका नाम है जेके महेश्वरी। इसको ध्यान रखेंगे, ये पूछा जाएगा, निश्चित पूछा जाता है। जब कोई हाई कोर्ट गठित किया जाता है तो उससे प्रश्न जरूर बनता है। तो पहले मुख्य न्यायाधीश 25वें हाई कोर्ट के कौन हुए? जेके महेश्वरी। और पहले कार्यवाहक न्यायाधीश छगरी प्रवीण कुमार। छगरी प्रवीण कुमार 25वें हाई कोर्ट के पहले कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। कौन? छगरी प्रवीण कुमार। ठीक है। और देखेंगे सन 2013 में, कब? 2013 में 3 नए हाई कोर्टों की स्थापना की गई थी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर, ये 3 नए हाई कोर्ट 2013 में स्थापित किए गए थे। ये अब इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है, लेकिन इसको जानते रहें। 3 हाई कोर्ट एक ही वर्ष में 2013 में स्थापित किए गए थे, लेकिन ये पूछा जाएगा अब कहाँ से? 25वें हाई कोर्ट से। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके आगे देखते हैं हाई कोर्ट के कार्य क्या हैं। आइए अब देखते हैं हाई कोर्ट के कार्य क्या क्या हैं, यानी फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के कार्य क्या हैं उसको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 226 में देखेंगे हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है जब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो अनुच्छेद 226 के तहत तो हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। तो लेकिन अनुच्छेद 32(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट में अगर पूछता है कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 32(2) के तहत। और हाई कोर्ट को भी अधिकार है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पे, मौलिक अधिकारों का हनन होने पे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 226 के तहत। और अनुच्छेद 227 देखेंगे। अनुच्छेद 227 में कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अपीली न्यायालय होगा। अपीली न्यायालय उसको कहेंगे जब अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता और अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए निर्णय को अब उससे ऊपरी न्यायालय में जब चुनौती दी जाती है तो उसी को कहते हैं कि अपील किया जा रहा है, यानी दिए गए निर्णय को चुनौती दी जा रही है। तो ये एक अपीली न्यायालय है, यानी जो हाई कोर्ट के जो अधीनस्थ न्यायालय हैं जैसे जिला न्यायालय हुए, तो इन न्यायालयों में दिए गए निर्णय को जब कोई चुनौती देता है तो वो हाई कोर्ट में चुनौती दी जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? अपीली न्यायालय। उस समय पे ये अपीली न्यायालय हो जाता है जब ये अधीनस्थ न्यायालय के दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुनवाई करता है, उस समय क्या होता है? अपीली न्यायालय होता है। यानी अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों के दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुनवाई कर सकता है हाई कोर्ट। अनुच्छेद 227 में ये प्राविधान किया गया है। ये मैटर किससे संबंधित हो सकता है? तो दीवानी से संबंधित हो सकता है, फौजदारी से, रिवेन्यू यानी राजस्व से संबंधित हो सकता है। और देखेंगे मौलिक अधिकारों की रक्षा और प्रतिरक्षा करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? हाई कोर्ट की है। हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, प्रतिरक्षा करता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? हाई कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, प्रतिरक्षा करेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हाई कोर्ट की भी है। हाई कोर्ट भी मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रतिरक्षा करता है। और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को छोड़ दिया जाए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन इसी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों को छोड़ के जितने भी प्रकार के निर्वाचन से संबंधित विवाद होंगे उन सभी की सुनवाई कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकती है। हाई कोर्ट सभी प्रकार के विवादों की सुनवाई कर सकता है निर्वाचन से संबंधित, लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता। इसको ध्यान देंगे कि किसका? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की सुनवाई नहीं कर सकता हाई कोर्ट।
बाकी अन्य प्रकार के निर्वाचन से संबंधित विवाद अगर होता है किसी अन्य पद के लिए तो उस पर सुनवाई हाई कोर्ट कर सकता है। और देखेंगे हाई कोर्ट जो है ये भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार रखता है। हाई कोर्ट को भी न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार प्राप्त है। और न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान कहाँ से लिया गया है? ये न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान दक्षिण अफ्रीका से, ठीक, दक्षिण अफ्रीका से न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन का प्राविधान अनुच्छेद 137 में किया गया है। अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है और हाई कोर्ट भी देख रहे हैं न्यायिक पुनरावलोकन करता है। और हाई कोर्ट जो है ये अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण कर सकती है। हाई कोर्ट अपने से नीचे की जो निचली अदालतें हैं उनका अधीक्षण कर सकती है। अधीक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इंक्वायरी करना। तो हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जांच कर सकता है यानी अधीक्षण कर सकता है, ये हाई कोर्ट को अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट भी अपने अधीनस्थ न्यायालयों की जांच कर सकता है। और अनुच्छेद 222 देखेंगे। अनुच्छेद 222 में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे राज्य के राज्यपाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। किसकी? अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीश यानी जिला न्यायालय हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है? जिला न्यायालय होता है। तो जिला जजों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेंगे। लेकिन किसके परामर्श पे? तो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पे राज्यपाल जिला जजों की नियुक्ति करेंगे। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 222 के तहत। अनुच्छेद 215 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 215 में कहा गया है कि हाई कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेखीय न्यायालय है। लेकिन सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय, भारत का सबसे बड़ा अभिलेखीय न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है। और हाई कोर्ट भी एक अभिलेखीय न्यायालय है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 215 के तहत। अभिलेखीय न्यायालय का मतलब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके जो निर्णय आएंगे वो रिकॉर्ड के रूप में रख लिए जाते हैं और जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं निर्णय का अनुसरण करते हैं यानी उस निर्णय को ध्यान में रखते हुए आगे का निर्णय देते हैं जो भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे। इस प्रकार हमने हाई कोर्ट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पे बात कर ली। आप इन सभी चीज़ों को एक जगह नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। आप लगभग सभी क्वेश्चन करने की स्थिति में होंगे। तो आज की क्लास बस यहीं तक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।